लास्ट सेशन के अंदर हमने डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को स्टडी किया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर ने जो रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हटाने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स दिए और अपना एक मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो इन बिटवीन 1913 एंड 1915 Niels Bohr developed a quantitative atomic model to hydrogen atom and hydrogenic atom। देखिए हाइड्रोजेनिक एटम क्या होता है। हाइड्रोजन एटम तो हमें पता है कि उसमें न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजेनिक एटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजेनिक एटम। जैसे हम बात करें हीलियम में, तो हीलियम में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम, तो ये He+ जो है वो हाइड्रोजेनिक एटम होगा। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो वो यहाँ पर हाइड्रोजेनिक एटम होगा। तो ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजेनिक एटम जो है उनके लिए ही अकाउंट होता है, मतलब उनके लिए ही एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो क्वांटिटी मॉडल जो दिया हुआ है दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बोर मॉडल ने इस कंप्लीट जो क्वांटिटी मॉडल जो है उसको 3 पोस्टुलेट्स के अंदर एक्सप्लेन किया। उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट जो है ना, उसमें क्या कहा, उसमें कहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट मास है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन पे जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसमें अज्यूम किया गया कि जो मास न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अराउंड एक पर्टिकुलर रेडियस की जो ऑर्बिट्स होती हैं उनके अंदर घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पोस्टुलेट टेकन टू द मास ऑफ न्यूक्लियस इज सो मच ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने कहा न्यूक्लियस वाज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in orbits. The orbit of electron is assumed to be circular for simplicity। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हमने दो चीज़ें अज्यूम की हैं। पहला, न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे होगा। दूसरी चीज़ हमने अज्यूम की है कि जो ये इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या है यहाँ पे, कि जब हम इलेक्ट्रॉन की देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रहे हैं, तो उस सर्कुलर पाथ के लिए उससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो उससे कोलम्बियन फोर्स से, इलेक्ट्रिक कोलम्बियन फोर्स से प्रोवाइड होता है, जो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स होता है ये इनके बीच में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो पाता है। तो ड्यूरिंग रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रिक कोलम्बियन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट रोटेटिंग इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इस केस में अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पे एक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है Fe और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो Fe इज इक्वल टू एफ पी होगा। Fe जो है वो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स है जिसको हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे R जो है वो इस ऑर्बिट की रेडियस है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहाँ पे होगा mv² अपॉन आर। यहाँ पे m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है और v जो है वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर होगी। ठीक है, तो जो Q1 चार्ज है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, वो होगा E। चार्ज ऑन न्यूक्लियस वो होगा ZE अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है जो हमें फर्स्ट पोस्टुलेट से मिलता है। ओके, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा KZE² अपॉन आर इज इक्वल टू mv²। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। इसका सेकेंड पोस्टुलेट जो है उसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर ऑर्बिट के अंदर रोटेट नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसके अंदर
जो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के मल्टीपल में हो। तो इसके स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एल जो है वो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है, कुड नॉट हैव जस्ट एनी वैल्यू, इट कैन टेक अप ओनली those values which are integer multiple of Planck constant divided by 2 pi, यानी h/2 pi। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है एल जो है वो इंटीजर मल्टीपल n इंटू h/2 pi के बराबर होना चाहिए। वो उन्हीं ऑर्बिट में ऑक्सीलेट मतलब रोटेट हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल टू h/2 pi हुआ, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 2h/2 pi। तो यहाँ पे h/2 pi और 2h/2 pi के बीच में और कोई ऑर्बिट नहीं होगी जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पे कि ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 pi के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, उसको हम mvr से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो mvr इज इक्वल टू nh/2 pi। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे रिलेशन मिलेगा सेकंड। तो सेकंड पोस्टुलेट से हमारे पास ये रिलेशन आया। ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 pi। यहाँ पे एम वी आर जो है इसका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे h/2 pi जो है उसको हम कॉमनली h बार से रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहाँ पे h बार जो है ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, इस वजह से इसको हम अलग से याद भी रख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.055 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हमारे पास h/2 pi की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम h बार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH बार। ओके, तो अब हम देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, यानी पर्टिकुलर ऑर्बिट जो है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, अगर हम बात करें पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आता है वो हमारे पास आता है K(Q1Q2)/R। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें मिल जाएगा Q1 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस लेंगे, और Q2 जो है चार्ज ऑन न्यूक्लियस है वो होगा Ze/R। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो है वो मिलेगा -KZe²/R। ये तो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। वैसे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे कि हमने अभी लास्ट डायग्राम में भी देखा था, तो उस कंडीशन पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी है -KZe²/R। तो देखिए यहाँ पर अगर हाफ mv² की बात करें और KZe² KZe²/R की बात करें, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो उसकी वेलोसिटी है यानी स्पीड जो है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। K कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की रेडियस भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है। तो हियर we can see that while revolving in a stable orbit the energy of electron remain constant। तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट किस कंडीशन में हो सकती है, जब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे
रिवॉल्व होने की कंडीशन पे कोई भी एनर्जी इमिट ना करे। जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल में हमने देखा था, तो हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। पर यहाँ पर इस पोस्टुलेट में हमने क्या देखा कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, यानी इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करता, उसकी टोटल एनर्जी उस ऑर्बिट के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो वाइल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस in an orbit, it is in stable state. It does not emit any energy radiation during revolution. हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप कर सकता है या फिर उसका फॉल हो सकता है। मतलब वो लोअर लेवल से हाई लेवल पे जंप कर सकता है बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी, और वो हायर लेवल से लोअर लेवल में गिर सकता है बाय इमिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इट इमिट्स एनर्जी रेडिएशन ओनली व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फॉर हाई फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू lower energy level, and energy of emitted radiation is equal to difference in energies in electron in two corresponding orbit इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग की कंडीशन में कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करेगा, इस वजह से उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल या लोअर लेवल से हाई लेवल जंप कर सकता है, और इसमें वो एनर्जी या तो ऑब्जर्व करेगा, इमिट करेगा, और ये ऑब्जर्प्शन और इमिशन जो होता है वो हमेशा फोटोन की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ डायग्राम में बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी ग्राउंड स्टेट पे यानी कि नीचे जो लेवल है उस पर है। ठीक है, और यहाँ से वो ऊपर के जो हायर लेवल है वहाँ पे जंप करना चाहता है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उसे फोटोन जो है वो ऑब्जर्व करना होगा। तो जैसे अभी बताया ना कि यहाँ पर ऑब्जर्प्शन जो है और इमिशन जो है वो हमेशा फोटोन की फॉर्म में होगा। तो जब यहाँ पे कोई फोटोन जो है इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा, तो अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो है वो डेल्टा ई है। मीन्स अगर n1 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n1 है, ई एन वन है, और एन टू के अंदर जो है वो एनर्जी ई एन टू है, तो यहाँ पर डेल्टा ई जो होगा वो होगा ई एन टू माइनस ई एन वन। और अगर यहाँ पर ये जो डेल्टा ई ए वन है ये अगर एच न्यू के बराबर है, तो उस कंडीशन पे ये वाला जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा और यहाँ से हायर लेवल में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो अगर लोअर से हाई में जाना है तो एनर्जी ऑब्जर्व करनी होगी। इसी का रिवर्स देखते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल पे। ठीक है, तो अगर इसकी यहाँ पर एनर्जी जो है वो ई एन टू है और यहाँ पे एनर्जी ई एन वन है, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप डेल्टा ई इजिकल टू होगा ई एन टू माइनस ई एन वन। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल से लो लेवल में जंप करेगा, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एच न्यू के फॉर्म में रेडिएट करेगा। यानी इस कंडीशन पे जो फोटोन इसने इमिट किया है उस फोटोन की जो एनर्जी होगी एच न्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई या ई एन टू माइनस ई एन वन। ठीक है, तो ये तीन पोस्टुलेट्स जो है वो बोर्ड ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन की है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर बताया है कि जो ऑर्बिट होती है वो स्टेबल होती है और उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कोलम्बियन फोर्स से मिलता है। सेकंड में हमने कहा कि जो ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है। और थर्ड में हमने बात की जो टोटल एनर्जी है उस ऑर्बिट के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी जो है इमिट होगी या ऑब्जर्व होगी उस केस में जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा। ओके, तो अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर एटॉमिक मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन जो उसके एनर्जी लेवल में है, उसकी स्टेबल जो ऑर्बिट है उसके अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसकी रेडियस, उस ऑर्बिट के लिए उस इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस आएगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, जो भी ये सारी जो क्वांटिटीज है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट
इन बोर मॉडल। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई होता है। तो अब हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड रिलेशन से देखते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट से देखते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था, वो आया था mv² = kZe²/r। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स। दूसरा जो है वो हमारे पास था mvr = NH/2 पाई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करके रेडियस और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन से वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं। तो देखिए, सेकेंड रिलेशन से हम देखेंगे तो वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिलेगा NH/2 पाई mr। ठीक है, तो ये nth ऑर्बिट के अंदर उसकी वेलोसिटी का रिलेशन है, और nr जो है उस nth ऑर्बिट की रेडियस है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास है एम वी स्क्वायर का रिलेशन आएगा N²H²/4 पाई² m² R n² KZe²/R n। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा m या n² mH²/4 पाई² m² R n। एक R जो है वो इस वाले पोर्शन से यहाँ से कट हो जाएगा, KZe²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Rn का रिलेशन आया है, Rn = n²H²m/4 पाई² ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पे Rn को अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह आएगा, देखिए कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो हम अलग कर रहे हैं, H²m। ठीक है, H कांस्टेंट है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई² कांस्टेंट है, m² कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और e² कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, और देखा जाए तो ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर n² पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो याद रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे जो Rn है ना, Rn जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम यहाँ पे n इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए रेडियस जो है वो n² के मल्टीपल में चेंज होगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, Rn1/Rn2 = n1² ठीक है, एक तो ये रिलेशन है। दूसरा हमने क्या देखा, Rn1/Rn2 करेंगे, यानी दो अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए अगर हम रेडियस का रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे रेडियस जो है वो जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी J2/Z1। या अगर हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में से फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसके लिए किसकी रेडियस जो है वो ज़्यादा होगी, तो हमने अभी यहाँ देखा कि ये जो रेडियस का रिलेशन है वो जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो है वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कम होगी। ओके, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, ये तो हमने रिलेशन देखे, यहाँ पे H²m/4 पाई² m² ये पूरी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम सॉल्व करके इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, Rn उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग इंटू n²/z। तो ये पूरा रिलेशन जो है वो एमस्ट्रॉन्ग में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर देखेंगे तो वो एमस्ट्रॉन्ग के अंदर आएगी। ठीक है, और ये रेडियस जो है वो
एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें, ठीक है, फॉर एच एटम, तो जेड जो है, जेड का रिलेशन जो है यहाँ पर 1 होगा। तो आर फॉर हीलियम अगर बात करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम बात करेंगे आर एन का रिलेशन, तो हमारे पास आएगा 0.529 एन स्क्वायर। ठीक है, जेड की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो आएगा 0.529 1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब जेड की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, ऐसे सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो वो आएगा 0.529 2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे किसी भी ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एक तो हमें ये वाला रिलेशन जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी का रिलेशन। तो अभी हमने देखा nth ऑर्बिट की रेडियस। अब हम अगर देखें कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस है, उस रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकेंड पोस्टुलेट से बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में से आर को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 का डिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो देखिए एम वी आर और ऊपर एम वी स्क्वायर आर, तो यहाँ पे हमें बचेगा सिर्फ वी। वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन। अगर हम यहाँ से देखें कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो देखिए, तो हमारे पास जो nth ऑर्बिट के लिए है ना, वेलोसिटी का जो रिलेशन आएगा उसमें हमारे पास 2 पाई के और ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अपॉन एच इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो nth ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी का रिलेशन है वो जेड के प्रोपोर्शनल है और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाली चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा था तो जो रेडियस के लिए रिलेशन था वो था हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसका मतलब क्या था कि अगर एन इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा, जेड इंक्रीज होगा तो आर डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो जेड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, है ना, और एन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। यानी अगर हम पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए बात करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट के लिए जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो क्या होगा, तो होगा Z1 अपॉन Z2, है ना, जब हमारे पास एन जो है वो कांस्टेंट है। मतलब हमें बोला है कि बताइए कि हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन क्या होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, है ना, जिसके लिए जेड ज़्यादा होगा उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ओके, अगर हम हीलियम की बात करेंगे, अगर हमसे बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन, है ना, और हीलियम, उसके लिए n इक्वल टू 1, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, तो उनके जेड के रेशियो में होगा। तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो वो 1 होगा, हीलियम के लिए जो होगा वो 2 होगा, तो 1:2। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए दूसरा इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो है यहाँ पर एन में रिलेशन। देखिए यहाँ पे वी एन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम न्यूक्लियस से अगर दूर जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट है,
ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है और इस तरीके से कोई nth ऑर्बिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब n इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पर्टिकुलर एटम में अगर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एटम से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के दूर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। यहाँ से हमारे पास क्या पता चल रहा है कि पर्टिकुलर एटम के अंदर ही जब हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वाला रिलेशन भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो अगर हमें बोला जाए हाइड्रोजन के लिए कोई भी दो ऑर्बिट की वेलोसिटीज जो है उनका रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वो होगा हमारे पास Vn1 अपॉन Vn2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, कि अगर हमारे पास जेड इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए इंक्रीज होगी। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर एक एटम के लिए बात करें तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये पूरी क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी का रिलेशन वो होगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो उसकी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी जो है वो इस रिलेशन से फाइंड की जा सकती है। ओके, तो अभी हमने देखे वेलोसिटी और रेडियस की रिलेशन। उसमें हमें याद रखना है कि जो रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ठीक है, अब इन्हीं रिलेशंस को यूज करके हम अदर जो प्रॉपर्टीज है उनको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, जैसे हमें यहाँ पे बोला है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ओके, तो बोर्स ऑर्बिट के अंदर अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो एक बात समझिए, जब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा कि घूमकर वापस वो इसी पोजीशन पे वापस आएगा, उतना उसे उस चीज़ के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का रिलेशन होगा, टाइम पीरियड का रिलेशन होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कंप्लीट एक रेवॉल्व करने के लिए उससे जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो होगी 2πr। और उसकी वेलोसिटी जो है वो अगर v है तो हम डिवाइड करेंगे v से। ठीक है, तो टाइम पीरियड का जो इस कंडीशन में रिलेशन आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, और वेलोसिटी जो है वो जेड अपॉन एन है। ठीक है, तो इन दो रिलेशन से अगर हम देखें तो आर अपॉन वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू होगा आर अपॉन वी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन एन। ठीक है, तो आर अपॉन वी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एन बाई जेड, यानी आर अपॉन वी प्रोपोर्शनल टू यानी टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू वो आएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जैक्ट रिलेशन जो है वो अभी हमने नहीं देखना है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो एन और जेड है उसके साथ टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है इस ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो एन के क्यूब के प्रोपोर्शनल है और जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर यहाँ पे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इस रिलेशन से हम इसे देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल टू आएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो वेलोसिटी के लिए, रेडियस के लिए, टाइम पीरियड के लिए रिलेशन देख लिया। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके और रिलेशन देखते हैं। जैसे अगर हमें कहा जाए बताइए करंट इन nth बोर्ड
ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी और रेडियस के रिलेशन अगर पता है तो इस टाइप के कोई भी रिलेशन जो हमें पूछे जाए वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए रिलेशन पता होना चाहिए और रेडियस और वेलोसिटी के रिलेशन पता होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर है करंट इन ऑर्बिट, तो करंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए करंट का रिलेशन हमें पता होता है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। तो उस ऑर्बिट के अंदर करंट का रिलेशन आएगा वो आएगा क्यू अपॉन टी। अब देखिए ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर काट रहे हैं, तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज फ्लो जो है वो तो ई के बराबर होगा और जो उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस करने में उसे टाइम लगेगा वो उसकी टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो करंट का रिलेशन आएगा वो आएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, या फिर इसे लिख सकते हैं ई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो करंट है करंट का रिलेशन जो आएगा वो आएगा आई प्रोपोर्शनल टू, या तो हम लिख लें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ओके,